ओके, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो मुझे लग रहा है कि आपने अभी तक 3 सेशन अटेंड कर लिए हैं और सारे के सारे जो वर्ड्स मैं डेली बेसिस पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप उसकी लिस्ट बना रहे हैं और आप उसको अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। तो आज इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा ताकि आपकी जो सुबह है वो प्यार भरी हो जाए। तो जो पंक्तियाँ हैं वो कुछ ऐसी हैं। आ भी जाओ मेरी आंखों के रूबरू अब तुम, आ भी जाओ मेरी आंखों के रूबरू अब तुम, इतना ख्वाबों में तुम्हें और तलाशा जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के दिन की शुरुआत करते हैं और कुछ नए शब्दों को सीखते हैं। तो पहला वर्ड क्या है आज की क्लास का? द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या मतलब है? जो डिलीजेंट वर्ड है उसका मतलब है कि ऐसा पर्सन जो कि वेरी हार्ड वर्किंग हो, जो बहुत ज्यादा परिश्रम करता हो। अब तुम ही हो, है ना? अब तुम हो, पता चला, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। अब तुम 50 दिन में 10-10 बजे तक सो रहे हो, है ना? और तुम्हारी मम्मी पापा बोल रहे हैं यार ये कैसा बेटा है भाई, ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, दिन में 10-10 बजे तक सोता है, रात भर मोबाइल खेलता है। तो क्या तुम डिलीजेंट हुए? नहीं, इन दैट केस यू आर नॉट डिलीजेंट, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो। और एक ऐसा स्टूडेंट जो सुबह 5 बजे और निकाली पुस्तक, निकाली बुक और पढ़ना चालू कर दिया, तो ऐसे स्टूडेंट को हम लोग बोलेंगे डिलीजेंट स्टूडेंट, राइट? तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हो, मीनिंग भी क्वाइट क्लियर है यहाँ पर। द मीनिंग इज परिश्रमी, मेहनती या फिर लगनशील इंसान, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट पर्सन वुड बी अ डिलीजेंट पर्सन, है ना? अच्छा, इसकी मीनिंग देख लो यार। मीनिंग इज शोइंग हार्ड वर्क, केयर एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। तुम्हें अपने आप से पूछना है कि तुम्हें ये जो एग्जाम है वो अगर क्लियर करना है तो इसको तुम कंसिस्टेंट एफर्ट से ही क्लियर कर पाओगे। तुम इस एग्जाम को तभी क्लियर कर पाओगे जब तुम एक डिलीजेंट स्टूडेंट होगे, है ना? जैसे आप यहाँ पर भी देख लो, वी हैव गॉट अ स्टूडेंट हियर, ये है एक स्टूडेंट, राइट? वी हैव गॉट अ स्टूडेंट हियर हु इज वेरी डिलीजेंट। देखिए कितनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तुम अपने आप से पूछो कि अब तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते हो या नहीं। अगर नहीं करते हो तो कमेंट में बताओ कि सर मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, मैं तो दिन भर खेलते रहता हूँ। चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, एजिजुअस। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, राइट, इस जो वर्ड है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, इसका भी मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आपको याद रखना जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन इज नॉट एसिडुअस, प्रोनाउंसिएशन इज एसिडुअस, ठीक है? और परसिवियरिंग, है ना? बोलते हैं कि अगर आप कोई चीज को अपने जीवन में पाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज अगर आपकी लाइफस्टाइल में है, अगर आपके माइंड में है, एंड दैट इज परसिवियरेंस। परसिवियरेंस है एक लगनशीलता। अगर आपके पास लगनशीलता है, अगर आपके पास परसिवियरेंस है, तो फिर आपको आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, तो अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको पता होगा कि जो रोनाल्डो है, रोनाल्डो जो जिनको माना जाता है कि विश्व के सबसे टॉप फुटबॉल प्लेयर है, वो आज भी सुबह 4 बजे उठ करके एक्सरसाइज करने में लग जाते हैं, इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद। तो वी कैन से रोनाल्डो हैज गॉट परसिवियरेंस, और वी कैन से ही इज अ परसिवियरिंग प्लेयर, ठीक है? अच्छा, अगर हार्डवर्किंग हो गया, अगर हम लोग कैसे शब्द को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग हो, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? खुद सोच के बताओ। एंटोनिम होगा लेजी। लेजी का मतलब आलसी इंसान, सुस्त इंसान, केयरलेस इंसान। कौन होगा केयरलेस इंसान? वो होगा जिसको बिल्कुल भी केयर ना हो, बिल्कुल बस अपने में ही बस हो गया। सुबह बिस्तर पे चाय मिल जाए, सुबह बिस्तर पे खाना मिल जाए, सो गए, बस ऐसे लाइफ चल रही है। नेग्लिजेंट, वो जो नेग्लिजेंस करता है, जो छोटी छोटी चीजों में भी मिस्टेक कर देता है, सच अ पर्सन इज नोन एज अ नेग्लिजेंट पर्सन। आइडल, जो हमेशा सुस्त रहता है, खाली रहता है, जो कुछ काम धंधा नहीं करता है, राइट? इसके हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ दीज this word. Examples are a diligent student regularly revises his syllabus to succeed in the competitive examination. मतलब जो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता है, जो एक डिलीजेंट, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पाने के लिए क्या करता है? वो डेली अपने सिलेबस को रिवाइज करता है। उन स्टूडेंट्स की तरह नहीं कि हफ्ते भर पहले तो सर क्लास ली थी, उसमें ये वर्ड्स क्लियर किए थे, अब बस पानी पानी हो गया, दिमाग में कुछ है ही नहीं अभी, राइट? तो आपको अगर सफलता पानी है तो आपको रिवीजन बहुत आवश्यक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल? द कंपनी रिवॉर्डेड हर फॉर बीइंग डिलिजेंट एंड सिंसियर इन हर ड्यूटीज। जो कंपनी थी उसने किसी इंसान को इस चीज के लिए सम्मान दिया, सम्मान इसलिए दिया क्योंकि दैट पर्सन वाज डिलिजेंट एंड सिंसियर। नेक्स्ट नेक्स्ट
सक्सेस इन द एसएससी एग्जाम्स रिक्वायर्स अ डिलिजेंट एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। सही बात है। एसएससी एग्जाम क्यों, कोई भी एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें आपको डिसिप्लिन रहना आवश्यक है और डिलिजेंट आवश्यक है। हार्डवर्क के साथ साथ अनुशासन की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, आज बिल्कुल फितूर चढ़ा है मेरे को, नहीं यार आज तो मेरे को बस एग्जाम क्लियर करना है, बस एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए, बस उसी दिन हवा निकल गई। और अगले दिन से क्या, अगले दिन से सोना चालू, बस ऐसे पड़े लेटे हुए सो रहे, है ना। तो सच एन अप्रोच वोंट वर्क। आपको अनुशासन में रहना। आपने अगर टाइम टेबल बनाया हुआ है कि नहीं यार मेरे को 7 घंटे 8 घंटे या 9 घंटे डेली पढ़ना है, तो बस उतना ही पढ़ो, जरूरत से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बट अगर आपने बनाया कि 8 घंटे मेरे को पढ़ना है तो मैं तो पढ़ूंगा, बस दुनियादारी से कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका भी कॉल आए, समझ रहे हो मैं किन का बात कर रहा हूँ, अगर उनका भी कॉल आए तो बोलना ये फोन तुरंत फेंक देना, बोला नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, समझ रहे? तुरंत मैसेज, डोंट डिस्टर्ब मी, राइट नाउ आई एम स्टडी। समझ रहे हो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सेंश्योर। ये वर्ड शायद मैंने कल भी डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस सेशन में, राइट। तो सेंश्योर वर्ड का मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंसान की निंदा करना, उसको फॉर्मली डांटना फटकारना, ऐसे में बोलते हैं हम लोग सेंश्योर वर्ड। जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ दुकान से ये चीज लेके आओ, तुम गए दुकान पे भी गए और वहां पर जो चीज मम्मी ने मंगाई थी वो लाने के बजाय कुछ और लेके आ गए। और मम्मी के पास जब आपने जाके वो चीज दिखाई, मम्मी बोल रही ये क्या है, मारे 2-3, बोले व्हाट इज दिस, है ना। तो फिर उन्होंने आपको डांटना फटकारना शुरू कर दिया। बट वो फॉर्मल डांट नहीं है, वो फॉर्मल डांट नहीं है। जो सेंश्योर वर्ड है का जो जनरली यूज होता है वो फॉर्मल सेंस में होता है। जब आपका मैनेजर आपको डांटे, जब आपके सुपीरियर आपको डांटे, वहां पर हम लोग सेंश्योर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे यहां पर भी देख लीजिए, ये जूनियर भाई साहब हैं और ये उनके मैनेजर साहब हैं, और मैनेजर साहब बोल रहे हैं यार तुमको मैंने काम दिया था 10 घंटे में कंप्लीट करने के लिए, अभी यार दूसरा दिन हो गया तुम काम नहीं कर पा रहे हो, ये बात वो बात, धूम धड़ाम धड़ाका, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। तो इसका जो मीनिंग है दैट इज टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज और ऑफिशियली कंडेम समबडी। देखो कंडेम जो वर्ड है का क्या मतलब है, कंडेम जो वर्ड है का भी मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, है ना। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो पाकिस्तानी सिंगर्स है ना, तो उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि पाकिस्तानी सिंगर्स इन इंडिया दे नेवर क्रिटिसाइज, दे नेवर कंडेम टेररिस्ट अटैक्स, है ना। ऐसा कई बार आरोप लगता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे ऐसे ही टीवी डिबेट याद आ गई इसलिए मैंने आपको बोला। आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन एनी सेंसिटिव और सच थिंग्स। चलिए सिनोनिम्स आर कंडेम, मैंने आपको बता दिया, क्रिटिसाइज, रेप्रीमेंड एंड डिनाउंस। ये जो चारों वर्ड है, ये चारों वर्ड है कंडेम, डिनाउंस, रेप्रीमेंड एंड क्रिटिसाइज, इन सभी का मतलब होता है आलोचना करना, किसी की निंदा करना। एंटोनिम्स क्या होंगे, देखिए अगर आप निंदा कर रहे हैं तो प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होगा, प्रशंसा करना। कमेंड, आप बोलते हो ना या दिस इज अ कमेंडेबल जॉब, प्रशंसनीय कार्य। कमेंड एज अ वर्ब। अप्रूव मतलब सराहना करना। एंड अप्लाउड मतलब होता है जब आप, जैसे होता है ना आप कोई समारोह में गए और आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, तो बोलते हैं ह्यूज राउंड्स ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गाय, सब लोग तालियां बिल्कुल गड़गड़ाने लगते हैं और बिल्कुल धुआं धुआं, बिल्कुल सब क्या है, क्या क्या नजारा है ना, होता है कि नहीं होता है। तो अपलॉड का मतलब हुआ, इसका भी मतलब होता है किसी की सराहना करना। तो इसके हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक दी सेंटेंस एग्जांपल। द ऑफिसर वाज सेंश्योर्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस इन द ड्यूटी। जो ऑफिसर था उसने अपनी ड्यूटी में नेग्लिजेंस बरती, असावधानी बरती, इसकी वजह से उसको क्या किया गया, उसको डांटा फटकारा गया, उसको सेंश्योर किया गया। द कमिटी डिसाइडेड टू सेंश्योर द मेंबर फॉर वायलेटिंग द रूल्स। जो कमिटी थी उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि जो आपने रूल वायलेट किया है तो उसकी वजह से आपको डांटा फटकारा गया। तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम घर में रहने के भी कुछ रूल होते हैं ना, पापा रूल बनाते हैं कि नहीं बनाते। पापा रूल बनाते हैं कि बेटा अगर घर से निकले हो तो रात को 8-9 बजे से पहले घर में दिखना जरूर। कुछ है नहीं, आऊंगा बिल्कुल मौज मस्ती करके रात के 10-11-12 बजे। और जब तुम 10-11-12 बजे घर पे पहुंचते हो तो फिर क्या हाल होते हैं, धूम धड़ाम पापा करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो वो भी आपका रूल वायलेशन का रिजल्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज अबेस। अबेस जो शब्द है उसका मतलब है किसी भी इंसान की ह्यूमिलिएशन करना, किसी को अपमानित करना, जो कि पीछे भी
लिखा होगा। अगर आप यहाँ पर मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब है अपमानित करना, नीचा दिखाना या फिर किसी के आत्मसम्मान को गिरा देना। अब देखिए किसी भी इंसान का बेस है, समझिए इस वर्ड को आप कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए कि कोई इंसान है, दिस इज द पर्सन, राइट, इंसान है ऐसे करके, और यहां पर उसका बेस है, आधार। मैं याद करने की टेक्निक बस बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज बेस और आधार, ठीक है। अब इस बेस के ऊपर वो इंसान खड़ा हुआ है, बिल्कुल मस्ती से, बिल्कुल इंजॉय कर रहा है। अब आपने क्या किया कि ये इसका बेस ही हटा दिया, तो इंसान क्या करेगा? इंसान नीचे गिर जाएगा। आपने बेस जैसे हटाया तो इंसान क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा, निश्चित रूप से नीचे गिर जाएगा। तो अबेस वर्ड को आप ऐसे याद रखते हैं कि किसी इंसान का आपने बेस हटा लिया, मतलब उसके बिल्कुल खड़े होने की भी आपने कोई गुंजाइश नहीं रखी, तो जब वो इंसान खड़ा तक नहीं रह, मुसलमान अपने आप से जाएगा, है ना। तो इसकी मीनिंग देखिए, टू ह्यूमिलिएट, डिग्रेड और लोअर समवंस डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अबेस वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, ठीक है। चलिए, जैसे यहां पर भी देख लीजिए, प्रीवियस जो हमारा एग्जांपल था उसमें सेंश्योर हो रहा था। देखिए कितना मैनेजर थोड़ा सा पोलाइटली बात कर रहा है कि यार द वर्क दैट वाज गिवन टू यू, आपको जो काम दिया गया था वो आपने तय समय पे नहीं किया है, आपको पहले कर लेना चाहिए था। बट अब इसी मैनेजर की आप टोन यहां पर देखो, क्या लग रहा है? बिल्कुल चिल्ला रहा है, बिल्कुल शोर मचा रहा है, राइट। इसको देखो आप, है ना। तो ये अबेस हो गया, ह्यूमिलिएशन की हद तक चिल्ला रहा है, देखो आप यहाँ पर, है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए ह्यूमिलिएट, डिग्रेड, डिबेस एंड डिसग्रेस, राइट। एंटोनिम्स क्या होंगे? एग्जॉल्ट, राइट। ये भी है किसी को ऊंचाई पर पहुंचाना, किसी की बुरी बुरी प्रशंसा करना। ऑनर मीन्स सम्मान, रिस्पेक्ट मीन्स आदर, डिग्निफाइड, आपको ये वर्ड पता होगा। इसके सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। नो वन हैज द राइट टू अबेस अनदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और स्टेटस, बिल्कुल सही एग्जांपल है। किसी की व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि दूसरे इंसान का मजाक उड़ाए, दूसरे इंसान को ह्यूमिलिएट करे सिर्फ इस बेसिस पे कि वो किसी कास्ट या फिर किसी स्टेटस से बिलोंग करता है। और ये बहुत ही, मुझे लगता है कि इंडिया की एक, दिस इज नॉट समथिंग गुड विच हैपेंस इन आवर कंट्री, राइट। कई बार हम लोगों के बीच में कास्ट वायलेंस हो जाती है, स्टेटस के बीच में एक दूसरे को लोग ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान इस बात से नहीं जाना चाहिए कि वो उसके पास कितना पैसा है या फिर कैसा है, नो, या फिर कास्ट से बिलोंग करता है। एक इंसान को इस बात से जाना चाहिए कि वो अंदर से वो लोगों की मदद करता है या नहीं, वो सोसाइटी के काम आता है या नहीं, इस बात से आपको किसी भी इंसान को जज करना है। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल, ही रिफ्यूज टू अबेस हिमसेल्फ बाय अपोलोजाइजिंग फॉर मिस्टेक ही डिड नॉट कमिट। मतलब जो इंसान था उसने ऐसे कार्य की क्षमा मांगकर अपनी तौहीन नहीं करवानी चाहिए। देखिएगा, समझिएगा बात को। अबेस हिमसेल्फ मतलब खुद का तिरस्कार करना, खुद का सम्मान गिराना। तो वो क्यों भाई क्षमा मांगेगा, वो क्यों अपोलोजाइज करेगा जब उसने वो गलत कार्य किया ही नहीं है? आप हो, आपने झूठ बोला ही नहीं, और आपसे बोला जाए कि सॉरी बोलो, सॉरी बोलो यार, तुमने तो झूठ बोला था, तो आप बोलोगे कि मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने झूठ जब बोला ही नहीं है तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? क्योंकि अगर आपने सॉरी बोला तो उसका एक जो इनडायरेक्ट मीनिंग है वो ये है कि आपने झूठ बोला हुआ था। समझे कि नहीं समझे? राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, द पब्लिक ह्यूमिलिएशन कैन अबेस एन इंडिविजुअल एंड डिस्ट्रॉय वंस डिग्निटी। राइट। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी इंसान को कुछ फीडबैक देना चाहते हो, उसके बारे में गलत बातें बोलना चाहते हो, तो उस इंसान को हमेशा ये चीजें प्राइवेट में बोलो। अगर आपको कोई इंसान में कोई चीज नहीं पसंद है तो अभी पब्लिकली ह्यूमिलिएट मत करना। टेक दैट पर्सन टू अ प्राइवेट रूम और उससे बातचीत करो कि यार मेरे को आपका ये रवैया पसंद नहीं है, दिस इज नॉट गुड। और पर अगर आपको किसी इंसान की प्रशंसा करनी है, बोलना है कि नहीं यार यू आर सच अ गुड पर्सन, तो उसको पब्लिकली करो। ये रूल है, ये मैनेजमेंट का रूल है कि ऑलवेज प्रेज इन पब्लिक बट क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। नेक्स्ट वर्ड, चलते हैं। What is the next word? Let's have a look at the next word. Next word is quadruped. Quadruped word है, उसका क्या मतलब है? Quadruped का मतलब है एक ऐसा जीवित, मनुष्य तो नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी ऐसा जानवर या फिर एनी लिविंग बीइंग जिसके 4 पैर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रूपेड। आपने जैसे क्वाड्रिलैटरल सुना होगा ना, क्वाड्रिलैटरल वर्ड सुना है कि नहीं सुना आपने? क्वाड्रिलैटरल,
वर्ड जरूर आपने सुना होगा। जो क्वाड्रिलैटरल होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है चतुर्भुज, राइट। मैं यार हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरी हिंदी भी अच्छी है। ये मत सोचना कि नहीं नहीं सर तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, सर को हिंदी कहाँ आती होगी। मैं पूरा क्लास 12 तक हिंदी में पढ़ा हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रेटल चतुर्भुज, ये मैंने क्यों बताया, यहां से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो क्वाड वर्ड है, जो क्वाड वर्ड है दैट इज यूज फॉर फोर। जहां पर चार आपको दिखेगा वहां पर आपको क्वाड भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वाड्रूपेड, पेड से आप पैर को याद रख लेना, है ना। तो कोई भी जानवर जिसके चार पांव हो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा उसको? उसको बोला जाएगा क्वाड्रूपेड, ठीक है। चार बैलों वाला जानवर है। जैसे यहाँ पे हॉर्स आप देख पा रहे, हॉर्स के कितने पांव है यहाँ पर? हॉर्स के कितने पांव है? खुद भी देखो यार। सर यहाँ पे तो मुझे चार पांव दिख रहे हैं। चार ही है भाई, तो चार ही तो दिखेंगे, और कितने दिखेंगे तुमको? एंड यहाँ पर आप ह्यूमन के देखो, ह्यूमन के कितने पांव है? लोग सर एक, दो, तीन, चार। सर ह्यूमन के भी चार पांव है। वहीं पे आके मारो ना, यही बता, वहीं पे आके बिल्कुल भारत रत्न दूंगा तुमको। क्या है ये? पांव है, ये हाथ है यार। इसीलिए तो मनुष्यों में और जानवरों में अंतर है। जानवरों के पास हाथ कहाँ होते हैं, बट मनुष्यों के पास, वी ह्यूमंस हैव गॉट हैंड्स, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? अगर दिस इज क्वाड्रूपेड, तो ये क्या है? दिस इज बाइपेड। यहाँ पर एंटोनिम्स बाइपेड। तो ऐसे जीव जिनके दो पांव हो और दो हाथ हो उनको बोला जाता है बाइपेड, और जिनके चार पांव हो उनको बोलता है क्वाड्रूपेड। तो इसके सिनोनिम्स देख लीजिए, फोर फुटेड एनिमल। अच्छा, सेंटेंस एग्जांपल, हॉर्स is a quadruped commonly used for transportation in rural areas. रूरल एरियाज में जनरली क्या होता है कि जहां पर मोटर व्हीकल अवेलेबल ना हो, है ना, जहाँ पे ट्रक वगैरह अवेलेबल ना हो, तो वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम होता है वो जनरली हॉर्स होता है। कभी गांव में कभी बैलगाड़ी की सवारी की है कि नहीं की है? मैंने भी नहीं की है, बट मैं जस्ट ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ। पर मैं, मुझे अच्छे से याद, एक बार मैं घोड़े वाली गाड़ी जो होती है ना उसके ऊपर बैठा था, बड़ा अच्छा लगा था। मैं कहा यार तो फुल्ली ऑटोमेटिक है यार, इस गाड़ी के खुद ही आंख है, खुद के पाँव है, और ये गाड़ी खुद सोच सकती है। अब आप खुद सोचो, टेस्ला क्या खुद सोच सकती है? आज की जो गाड़ी है नहीं सोच सकती ना। घोड़े गाड़ी से ज्यादा ऑटोमेटिक टेस्ला थोड़ी हो सकती है। नेक्स्ट वन। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स आर क्वाड्रूपेड्स अनलाइक ह्यूमंस हु आर बाइपेड्स। इंसान को कौन पाल सकता है? जानवरों को ही पाला जाएगा। तो जितने भी जानवर जनरली जनरली पाले जाते हैं वो चार पांव के होते हैं। ये ऐसा इस एग्जांपल में बताया गया है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडुलस। जो क्रेडुलस वर्ड है उसका क्या मतलब है? जो क्रेडुलस वर्ड है उसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही भोला भाला हो, एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी बिलीव कर लेता हो। जैसे इस बच्चे को देखो, इतना प्यारा सा, मीठा सा, छोटा सा, बिल्कुल बालक सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई तो इसको तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर लेता है, बहुत ही ज्यादा। आपने बोल दिया कि मैंने तो जो है ना कल, ऐसे इंसान को अगर आप ये बोलो कि ऐसा था कि मैंने यार कल कार उड़ती देखी, तो अच्छा कार उड़ रही थी, इतनी स्पीड से उड़ रही थी। तो ऐसा इंसान, तो आप कुछ भी बोलो विश्वास कर ले जाए, ऐसे इंसान को बोलते हैं क्रेडुलस पर्सन, राइट। भोला भाला, जल्दी विश्वास करने वाला, आसानी से धोखा खा जाने वाला, ऐसे पर्सन को बोला जाता है क्रेडुलस पर्सन, राइट। टू रेडी टू बिलीव। अब जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स आर गलिबल, ट्रस्टिंग, नाइव एंड अनसस्पेक्टिंग, राइट। तो गलिबल मतलब जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, ट्रस्टिंग मतलब जो आसानी से विश्वास कर ले, नाइव मतलब एक ऐसा इंसान जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। अ पर्सन हु डज नॉट हैव मच एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं नाइव। अनसस्पेक्टिंग मतलब जो दूसरों के ऊपर संदेह ना करे। एंटोनिम्स आर स्केप्टिकल, डाउटफुल, सस्पिशियस एंड वेरी, राइट। इन सभी जो चार वर्ड है, स्केप्टिकल, डाउटफुल, सस्पिशियस, वेरी, इनका जो मतलब है वो है चौकन्ना रहने वाला। हाँ, तो वास्तविक सी बात है, चौकन्ना रहेगा, क्यों नहीं चौकन्ना रहेगा? कि अगर आप चौकन्ने नहीं रहेंगे तो आज का समय ऐसा है कि आपको कोई भी बेवकूफ बना के निकल ले, समझ लो। इसलिए आपको भी क्या रहने की जरूरत है? स्केप्टिकल रहने की जरूरत है। हमेशा डाउटफुल रहने की जरूरत नहीं है। अब किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करना। अब डॉक्टर बोल रहा है कि यार ऐसा करो, ये दवा लेना शुरू कर दो, अब तुम बोल रहे हो नहीं मैं इस डॉक्टर के ऊपर क्यों विश्वास करूं? तो वो आपको, मैं ये नहीं बोलूंगा आप वहां चौकन्ना हो, मैं ये बोलूंगा आप वहां पे पागलपन कर दो, ठीक है।
Let's have the look at the sentence examples. A credulous person can easily fall victim to online frauds. आजकल आपको पता है कितने ऑनलाइन फ्रॉड्स चल रहे हैं, और स्पेशली आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में जो पड़ जा रहे हैं ना, वो जनरली भोले भाले इंसान ही हैं। जो चौकन्ना इंसान होगा ना, अब एक बार मेरे को भी कॉल आ गया, तो वो बोला, मेरे को कॉल किया मेरे को ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए। मैं समझ तो गया था कि यार ये तो फ्रॉड करने के लिए कॉल है, तो मैं उसको बैठा और उससे खूब बातें की। मैंने आधा घंटा तक उसके साथ बातें की। मैंने बोला और बताइए बताइए क्या है आपके हाल चाल, बढ़िया है। मैं इसको खूब बात बहस भी कर रहा, हाँ हाँ ये बात वो बात। फिर जब मेरा आधा घंटा मूड मेरा बिल्कुल फ्रेश हो गया, मैंने बोला कि यार मुझे पता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है, कुछ अच्छे काम कर लिया करो। और मैंने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसी तरीके आपको भी बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। Let's have a look at the next sentence example. The scam succeeded because the investors were too credulous. जो स्कैम था वो सफल क्यों हुआ? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे वो बहुत ही ज्यादा आसानी से विश्वास मान लेते थे, राइट? दे वर टू क्रेडुलस। टू क्रेडुलस का मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेने वाले। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? यार कुछ सिस्टम होना चाहिए कि मैं बस ऐसे ही हाथ में बटन दबाऊं और स्क्रीन स्लाइड अपने आप चेंज हो जाए। आई टॉक कि ऐसा कुछ हो सके। स्टोइसिज्म, राइट? ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आई एम टेलिंग यू। स्टोइसिज्म वर्ड इज अ वेरी गुड वर्ड। सबसे पहले आप इसके जो मीनिंग है वो देख लीजिए। वैराग्य और धैर्यपूर्ण सहनशीलता। जो स्टोइसिज्म वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग है, इसका मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ऐसा है कि कई बार जीवन में कुछ इंसान होते हैं और उनके साथ इतना कुछ बुरा हो चुका होता है और इतना अच्छा हो चुका होता है कि उसके बाद उनके साथ कुछ भी हो जाए, इट डज नॉट अफेक्ट, राइट? अब जैसे इनको ही देख लीजिए कि मुझे बहुत भिक्षु लग रहे हैं और इन्होंने जीवन में इतना कुछ देखा होगा, इतनी इनके पास अनुभव आ चुके हो जाएंगे कि इनको किसी के जीने मरने से भी नहीं। अगर हम लोग किसी की इफ वी सी समथिंग, यार कुछ गलत हो रहा है, हमारे मन में ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज नॉट। और ऐसा इंसान जो इन सब चीजों से बिल्कुल ऊपर उठ चुका हो, ये मान चुका हो कि यार लोग तो पीपल डाई एंड पीपल गेट गेट बर्थ डेली बेसिस, व्हाट इज न्यू इन दैट? ऐसे इंसान को बोलेंगे स्टोइसिज्म। आपने इंसान के सामने पूछा, उससे पूछा कि मैं आपके लिए खीर लेके आऊं, तो भी वो कोई जवाब नहीं दे। उसके लिए मीठी खीर और सूखी रोटी दोनों ही बराबर है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप उसको गलत गलत गालियां भी दे रहे हो, अपशब्द भी बोल रहे हो, तब भी ऐसे इंसान को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। और यही छोड़िए, आपने उसकी प्रशंसा भी कर दी तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा इंसान जो ऐसा बिहेवियर शो करता है, ऐसे बिहेवियर को, ऐसी आदतों को, उसको बोला जाता है स्टोइसिज्म, करेक्ट? वैराग्य, धैर्यपूर्ण सहनशीलता। जैसे आप इसकी मीनिंग भी देखोगे, द प्रैक्टिस ऑफ एंड्योरिंग पेन, हार्डशिप्स और मिसफॉर्च्यून विदाउट कंप्लेंट और इमोशनल डिस्प्ले। अब जैसे एक बार सचिन तेंदुलकर का मुझे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल याद है। जैसे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोनों में कितना डिफरेंस है। विराट कोहली साहब, अगर उनसे एक कैच भी मिस हो जाए या फिर उनका विकेट चला जाए तो आप बिल्कुल बिल्कुल वो क्या 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 बिल्कुल मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। आपको ही पता होगा विराट कोहली, करेक्ट? पर आपने सचिन तेंदुलकर में वो चीज़ नहीं। अगर उनका विकेट गया तो बिना कोई इमोशंस शो किए हुए वो वापस पवेलियन की तरफ चले जाते थे, जो कि एक अच्छी बात है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म इज नॉट एक्चुअली अ नेगेटिव क्वालिटी, इट्स अ गुड क्वालिटी, अगर आप अपने आप को इमोशनल कंट्रोल में रखने चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नो नॉट एग्जैक्टली नेक्स्ट वर्ड, सिनोनिम्स देख लेते हैं। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज, एंड रेजिग्नेशन। अब ये रेजिग्नेशन वो वाला रेजिग्नेशन नहीं है कि आपने कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना रेजिग्नेशन दे दिया। यहाँ पर जो रेजिग्नेशन शब्द है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने आप को किस्मत के हवाले छोड़ दिया। और होता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ तो आप बोलते हो कि यार जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, भगवान ऊपर से सब देख रहा है, राइट? सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द रेजिग्नेशन। आपने जो कुछ भी है वो ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, ठीक है?
Now antonyms are इमोशनलिज्म, सेंसिटिविटी, कुछ होते हैं ना बिल्कुल छुई मुई टाइप के लोग, बिल्कुल आहा ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ऐसे लोगों को बोलते हैं सेंसिटिव लोग। सेंसिटिविटी, वीकनेस मीन्स कमजोर लोग। ऑब्वियस सी बात है यार, जो बिल्कुल छोटा मोटा दुख ना बर्दाश्त कर पाए तो उसको तो वीक बोलेंगे ही, है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ही फेस्ड फेलियर इन द एग्जाम, ही फेस्ड फेलियर इन द एग्जाम विथ रिमार्केबल स्टोइसिज्म। मतलब कि वो एग्जाम फेल किया पर वो चीज उसको अफेक्ट नहीं कर पाई। कुछ लोग होते हैं, राइट, कई सीजल एस्पिरेंट्स होते हैं। वो छोड़िए, मुझे एक आईएएस का एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, मुझे उनका नाम नहीं याद है, पर उन्होंने 5 बार अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का और 5 बार सिलेक्ट नहीं हुए। कई बार 3 बार शायद उनका प्री नहीं निकला और 2 बार उन्होंने मेंस तक पहुंचे। आप खुद सोचिए, एक ऐसा इंसान तो इस हद तक कि मैं आखिरी अटेम्प्ट तक कोशिश करूंगा और छठे अटेम्प्ट में वो आईपीएस ऑफिसर। तो वही चीज है कि वो क्या कर सकते थे, गिव अप कर सकते थे, नहीं यार इतनी मल्टीपल बार मैंने एग्जाम्स दिया है यार, नहीं हो रहा है, छोड़ो, अब घर पे जाते हैं या फिर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, बट ही डिडंट गिव अप। इसी तरह अगर आप भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, लेट्स से अभी कुछ दिनों पहले आपका मेंस हुआ था, करेक्ट, अगर आपका लेट्स से एग्जाम खराब भी हुआ है तो मैं आपसे फिर से बोलूंगा दैट यू शुड राइज अप अगेन। आपको फिर से उठना पड़ेगा और फिर से मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम को क्लियर करने। एंड इफ यू शो सच अ बिहेवियर देन दैट मीन्स यू आर स्टोइक। ठीक है। Now, the next sentence example, the soldier showed stoicism even the harshest condition। मतलब कठिन से कठिन, अब सही बात है, आप खुद सोचिए, जो ग्लेशियर में हमारे भारतीय सैनिक खड़े हुए, कितनी ठंड होती है वहां पर। मैंने सुना हुआ है कि -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर में आपको एक स्टोइक, एक निडर सैनिक की जरूरत पड़ेगी, और हमारे सारे भारतीय सैनिक की अवस्था में हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। सभी का धन्यवाद देना चाहिए, करेक्ट। चलिए, मैं एक और चीज आपसे चाहूंगा कि अगर आपको इस सेशन में मजा आ रहा है तो आप कमेंट करिए दैट आई एंजॉयड द सेशन। जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है प्लीज मेक श्योर मुझे पता तो चले कि आप अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन डू कमेंट्स। नेक्स्ट वन। अच्छा, ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, इसको आप प्रोनाउंस मोर्स मत कीजिएगा, राइट। मोर्स इज नॉट द प्रोनाउंसिएशन। जो वर्ड है इसका जो प्रोनाउंसिएशन दैट इज मोरेस, मोरेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रीति रिवाज, सामाजिक आचार व्यवहार या नैतिक परंपराएं। बहुत ही, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है। इससे अच्छा अगर आप हिंदी सॉरी इंग्लिश में समझें तो इंग्लिश में है द कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड द मोरल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब होता है मोरेस। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कौन से रिलीजन के लग रहे हैं, इनका रिलीजन तो नहीं पहचान कर पा रहा हूँ, बट आपने सुना होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समारोह चल रहा है या फिर शादी जैसी चीज चल रही है। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और आपने सुना होगा कि हर एक धर्म की शादी की जो परंपराएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हिंदू धर्म की अलग होती हैं, मुस्लिम धर्म की अलग होती हैं, और बाकी अन्य धर्मों की भी अलग होती ही होंगी। दैट इज व्हाट वी मीन बाय मोरास। का मतलब होता है कस्टम्स या फिर ट्रेडिशंस। यहाँ पर सिनोनिम्स देख लीजिए, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस एंड नॉर्म्स। मतलब आपने सुना होगा वी डू नॉट फॉलो दीज नॉर्म्स हियर, हमारे नॉर्म्स ही अलग हैं। मतलब हम लोग ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं, राइट। तो दैट नॉर्म्स, नॉर्म्स का जनरली मतलब होता है लॉज से रिलेटेड, नियम कानून से रिलेटेड, है ना। एंटोनिम्स और मोरालिटी, लॉलेसनेस, सही बात है भाई। लॉलेसनेस, जहां पे कोई नियम कानून ही नहीं माना जाता होगा तो उनकी प्रथाएं, उनके कस्टम्स क्या ही होंगे। डिवियंस मतलब पथ से विचलित होना। तो सीधी सी बात है, अगर आप पथ से विचलित हो रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट समबडी हु फॉलोज कस्टम्स। एंड एनार्की, एनार्की मतलब होता है एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पर कोई सरकार ना हो, कहाँ पे बिल्कुल हो हल्ला हो रखा हो, बिल्कुल एक दूसरे की गर्दन काट के रखी हो, देन दैट सच प्लेस वुड बी कॉल्ड इन एनार्की। ऐसा स्थान हो तो फुल एनार्की है यार, कोई किसी की सुनता ही नहीं है ना। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन मोरल्स दैट गाइड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। हर एक समाज का अपना नियम कानून होता है जो ये डिसाइड करता है कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या हो सकता है कि जो चीजें भारत में सही हो, जो चीजें आप किसी अन्य देश में जा रहे हो तो वहां पर आपको सही ना लगे। आपको सही क्यों लगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इस देश का कानून क्या है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सॉरी सेंटेंस।
वन मस्ट रिस्पेक्ट द मोरल्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री वाइल लिविंग देयर। आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया के कानून अलग हैं। आप चले गए आप यूएसए में रहने, आप चले गए आप जर्मनी में रहने, आप चले गए जापान में रहने, तो आपने सुना होगा इंडिया में लोग बाई साइड पे कार चलाते हैं, है ना। और आप चले गए यूएसए में, आपने वहाँ पे कार खरीदी और चलाना चालू यूएसए में लेफ्ट साइड में कार, और धूम धड़ाम हुआ चला जा रहा है, बिल्कुल आगे से कार आ रही है और बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया आप। क्या आपको पता चला होगा कि वहाँ पे दाएं साइड में कार चलाते हैं, राइट। तो जब आप किसी नए देश में जाएं तो वहाँ के आपको कस्टम्स ट्रेडिशन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, टोटलिटेरियनिज्म। देखिए टोटलिटेरियनिज्म जो वर्ड है, इसका मतलब है, मैंने पहले भी बताया था ना, टायरेंट वर्ड शायद आपको एक्सप्लेन किया है। जो टोटलिटेरियनिज्म वर्ड है, इसका मतलब है एक ऐसी सरकार जो तानाशाह सरकार हो। मैंने पिछली बार शायद, वेरी सॉरी, मैंने पिछली बार शायद आपको किंग जोंग उन साहब का एग्जांपल दिया था, तो मैं भी किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लूंगा, बट एक ऐसा देश जहां पर बिल्कुल भी बिल्कुल तानाशाही चल रही हो, है ना। आपको सुबह उठने का बोल दिया गया है कि हाँ सुबह 6 बजे उठना है, और सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक काम करना, और आपके पास कोई अधिकार ही नहीं। आपको बोल रहे हो सर मेरे को प्यास लग रही है, वो सरकार बोल रही प्यास लग रही तो मैं क्या करूँ, तेरे को काम करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो मेरे को भूख लग रही है, तो वो सरकार बोल रही है मैं क्या करूँ, तेरे को भूख लग रही है। आप बोल रहे हो मैं बीमार हूँ, तो सरकार बोल रही है बीमार हुए तो तू जान, राइट। तो सोचो ऐसी सरकार कैसी होगी, ऐसी सरकार होगी तानाशाह सरकार। तो जो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जो ऐसा फॉर्म ऑफ रूल होगा, उसको बोला जाएगा टोटलिटेरियनिज्म, राइट। इसकी मीनिंग देखिए, अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द स्टेट हैज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। तो आपके पास है, आप आज बोलते हो ना कि मेरी प्राइवेट लाइफ है, आई हैव अ राइट टू प्राइवेसी, मैं कितने बजे भी सोऊं, मैं किससे भी बात करूं, आपको क्या दिक्कत है, ऐसा बोलते हो ना। पर अगर ऐसी सरकार हो गई जो टोटलिटेरियनिज्म पे बिलीव करती है, तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, पर आपको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। कि जो पब्लिक लाइफ है और प्राइवेट लाइफ है, दोनों सेम हो जाएंगे, आपकी कोई प्राइवेट लाइफ बचेगी ही नहीं। और मैं कितना भी समझाऊं, आप इस इमेज को देख लो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि टोटलिटेरियनिज्म का क्या मतलब है। तो सिनोनिम्स आर डिक्टेटरशिप, मैं पहले बता चुका हूं, एब्सोल्यूटिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म एंड डिस्पोटिज्म। डिस्पोट वर्ड मैंने पहले क्लियर किया हुआ है, तो वहां से आ रहा है डिस्पोटिज्म। एंड एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स आर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में है, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर कि इसको हिंदी में मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट डेमोक्रेसी मीन्स एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल ऑफ पब्लिक वर्क्स, जनता का सरकार होता है, वहां पर इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, राइट। मेरे को एग्जैक्ट हिंदी वर्ड इसका नहीं याद आ रहा है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पब्लिक, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, लिबरलिज्म, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधान के अनुसार सरकार चलाना, राइट। जो टोटलिटेरियन इंसान होगा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वो संविधान के अनुसार थोड़ी चलेगी, मेरे मुंह में आ रहा है तो मैं तो चलाऊंगा, है ना, इस टाइप का। नाउ सेंटेंस एग्जांपल, टोटलिटेरियनिज्म सप्रेसेस इंडिविजुअल राइट्स इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नेक्स्ट वन, हिस्ट्री शोज दैट टोटलिटेरियनिज्म ऑफन लीड्स टू मिसयूज ऑफ पावर। हिस्ट्री क्या है यार, आप किसी भी इंसान को पूरी की पूरी पावर दे दो, वो आपको दिखा देगा कि वो अंदर से क्या है। मैं सच बता रहा हूँ, आप आपके दोस्त भी कई बार कुछ होंगे, अगर आप उनको छोटी मोटी जॉब भी लग गई ना, तो बिल्कुल अपने आप को समझते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे से ये सब तो बिल्कुल छोटे मोटे किस्म के लोग। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इफ यू वांट टू सी द रियल फेस ऑफ अ पर्सन, मैंने कहीं बहुत खूबसूरत सी कोट पढ़ी थी, दैट इफ यू वांट टू सी द रियल फेस ऑफ अ पर्सन गिव हिम पावर। अगर आप उसको शक्ति दे दोगे, तब वो इंसान अपना असली दिखा, वरना तो फिर वो मेमना बना घूम रहेगा, यस सर यस सर यस सर, आप भी अच्छे हो आप भी अच्छे हो। बट द डे यू गिव पावर टू दैट पर्सन स्टार्ट्स शोइंग हिज रियल फेस। चलिए, नाउ दे, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट एग्जिस्ट अंडर टोटलिटेरियनिज्म। सीधी सी बात है यार, टोटलिटेरियनिज्म के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी रहेगी, ऐसा थोड़ी आप कुछ भी चाहो बोल लो, फिर क्या है कि तानाशाही, है ना। नेक्स्ट, न्यूमिज्मैटिस्ट, ठीक है। न्यूमिज्मैटिस्ट वर्ड का जो मीनिंग है, इसका मतलब सबसे पहले इस भाई साहब को देखो, ये कर क्या रहा है, अरे देख क्या रहा है ये, उसको देख रहा है, क्या देख रहा है ये बहुत
शिद्दत के साथ ये सिक्कों को देख रहा है। द पर्सन इज हैविंग अ लुक एट कॉइन्स। तो एक ऐसा इंसान जो कॉइन्स का कलेक्टर हो, एक ऐसा इंसान जो कॉइन्स के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता हो, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है न्यूमिज्मैटिस्ट, राइट। का जो एग्जांपल है, सॉरी, जो मीनिंग है दैट इज अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स कॉइन्स और करेंसी। एक ऐसा इंसान जो कॉइन्स को या फिर मुद्रा को उसका संग्रहण करता है, उसका कलेक्शन करता है, ऐसे इंसान को बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, ऐसे इंसान को बोला जाता है न्यूमिज्मैटिस्ट, राइट। इसके हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर कॉइन कलेक्टर, आप देख ही सकते हो, कॉइन कलेक्टर, करेंसी एक्सपर्ट। मेडल कलेक्टर इज नॉट एग्जैक्टली दैट वर्ड, इसको आप चाहो तो हटा भी सकते हो, दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट मींस। एंटिक्वेरियन, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो पुरानी पुरानी चीजों का कलेक्शन करता है। आप खुद सोचो के पास मिस्र के समय के, मिस्र बोलते हैं ना, मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उस समय के सोचो किसी ने सिक्के कलेक्ट करके रखे हो, आज से हजारों साल पहले चलने वाले सिक्कों वो कलेक्शन जिसके पास हो, अगर आज वो बेचने को उतारू हो जाए, सोचो उसको कितने रुपए, है ना। चलिए, नाउ दी सॉरी, एंटोनिम्स आर स्पेंडर, कंज्यूमर एंड फिलिस्टीन एंड लेमैन। फिलिस्तीन का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसको किसी भी प्रकार की कलाओं में, किसी भी प्रकार के आर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, राइट। तो जो न्यूमिज्मैटिस्ट है उसको इंटरेस्ट है, तभी तो कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं होता, डू यू थिंक वुड कलेक्ट द कॉइन, राइट। तो फिलिस्तीन उसका एंटोनिम हो गया यहाँ पर। नाउ न्यूमिज्मैटिस्ट कैन आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ अ कॉइन बाय इट्स डिजाइन। सीधी सी बात है भाई, कोई जो न्यूमिज्मैटिस्ट है अगर वो एक्सपर्ट है तो सिंपल डिजाइन देख करके कॉइन की वो ये बता देगा कि किस शताब्दी का ये कॉइन है। समझ रहे हो कि नहीं। Now, the ancient coins are valuable to a numismatist for research purposes. तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नेक्स्ट वर्ड है क्या, सैक्रिलेज। मुझे लग रहा है मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड आज ऐड कर लिया, दैट इज नॉट एन इश्यू, कोई बात नहीं, हम लोग आज इस एक वर्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। सैक्रिलेज का मतलब क्या हुआ। सैक्रिलेज मतलब ये हुआ कि कोई भी धार्मिक चीज का अपमान करना, राइट। कोई भी, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा बट आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट। किसी भी धर्म के विरुद्ध कुछ भी गतिविधि अगर आप करते हैं देन दैट इज नोन एज एन एक्ट ऑफ सैक्रिलेज। इसका मीनिंग भी देख लिए, एन एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, वायलेशन और मिसयूज ऑफ समथिंग सैक्रेड और होली। कोई भी ऐसी चीज जो पवित्र मानी जाती है, अगर आप उसके विरुद्ध कुछ भी करते हैं देन दैट इज नोन एज सैक्रिलेज। सिनोनिम्स आर डेजिग्रेशन, प्रोफेनेशन, वायलेशन एंड ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि आप ईश्वर के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हो, ईश्वर के विरुद्ध कुछ बातें बोल रहे हो, देन दैट एक्ट नोन एज ब्लास्फेमी। एंटोनिम्स आर रेवरेंस, पहले मैं बता चुका हूं, रिस्पेक्ट, वेनरेशन, इसका भी मतलब होता है रिस्पेक्ट, इसका मतलब होता है सैंक्टिटी मींस पवित्रता, एंड देन द वर्शिप, इसका मतलब होता है पूजा करना, राइट। सीधी सी बात है, अगर कोई सी चीज, पवित्र चीज को अगर आप खराब कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम क्या होगा, वर्शिप, दैट मींस पूजा करना। So now have a look at the sentence examples. The sentence examples are damaging a place of worship is considered as serious sacrilege. बात है, लोग अगर ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो कुछ कारण होगा ना। ये दुनिया किसने बनाई है, दुनिया ईश्वर ने ही तो बनाई है ना। हम और आप अगर आज बातचीत कर पा रहे हैं, अगर आप मुझे, आप देख पा रहे हैं, और अगर मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ गॉड ओनली। अगर कोई आकर के इस खूबसूरत सी दुनिया को या फिर किसी धर्म को या फिर किसी ईश्वर के विरुद्ध गलत बातें बोलना शुरू कर दे, दिस इज नॉट राइट, दिस इज एन एक्ट ऑफ सैक्रिलेज। समझे। Now the next one, the act was condemned as sacrilege against religious sentiments. Again, I won't explain this one. Burning sacred text is viewed as a sacrilege in many cultures. सीधी बात है, आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को क्यों जलाएंगे, दैट इज रॉन्ग। अगर आप उसको जला रहे हैं तो ना सिर्फ वो एक सैक्रिलेज है बल्कि एक गैर कानूनी गतिविधि है। भारत में किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है किसी के धार्मिक मान्यताओं को या फिर रिलीजियस बिलीफ्स को या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, राइट। चलिए, आई होप दैट मेक सेंस। कोई नया वर्ड बचा है क्या, नहीं बचा है। सो दिस वाज द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे, ये आज का आखिरी शब्द था, और मुझे लग रहा है कि आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। देखिए, मैं कई बार बोलते रहता हूं कि आपको क्लास में रेगुलर रहने की जरूरत है, तो मुझे लग रहा है कि आपने शुरुआत से लेकर के अंत तक का आज का सेशन देखा होगा, और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा है आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन।